हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी बीएड 4th सेम की जो बुक है आईसीटी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और जिस बुक का कोड है एक्सपी, उसका हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 2 का टॉपिक नंबर 1। प्रीवियस जो टॉपिक है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पर प्रोवाइड है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जो टॉपिक नंबर 1 है वो है आपका हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज एंड देयर एप्लीकेशन, और उसमें हम 4 पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओवरहेड प्रोजेक्टर के बारे में, देन हम पढ़ेंगे ट्रांसपेरेंसीज के बारे में, थर्ड टॉपिक आता है आपका स्लाइड प्रोजेक्टर, और लास्ट आपका आता है ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। सबसे पहले हम परिचय में पढ़ेंगे आपका हार्डवेयर के बारे में कि हार्डवेयर होता क्या है। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर का एक भौतिक भाग होता है जिसमें उसके डिजिटल सर्किट जो होते हैं वो लगे होते हैं, जैसा कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से प्रदर्शित होता है, और यह हार्डवेयर के अंदर ही रहता है। हार्डवेयर एक कंप्यूटर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही कंप्यूटर का स्ट्रक्चर, यही क्या करता है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो होता है वो कंप्यूटर क्या करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर प्रदान करता है। हार्डवेयर के बिना जो कंप्यूटर जो है वो संभव नहीं है। अब मैं आपको 2 या 3 लाइन्स ऐसे बताऊंगी जिससे आपको हार्डवेयर का जो मीनिंग है वो कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। कंप्यूटर के वे सभी भाग जिन्हें हम भौतिक रूप से छू सकते हैं वो क्या कहेंगे, आप कहे जाएंगे, आपके हार्डवेयर कहे जाएंगे। यांत्रिक, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक भाग कंप्यूटर हार्डवेयर के नाम से ही जाने जाते हैं। आधुनिक कंप्यूटर में के हार्डवेयर इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और मेमोरी से मिलकर जो होते हैं वो बने हुए होते हैं। हार्डवेयर के कुछ आपको उदाहरण है, 2 या 3 मैं आपको उदाहरण बताऊंगी। तो सबसे पहले आपका उदाहरण आ जाता है कीबोर्ड, माउस, कैबिनेट, मॉनिटर, और लास्ट आपका आ जाता है प्रिंटर। तो ये सभी ऐसे उपकरण हैं जिनको आप भौतिक रूप से छू सकते हैं। तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपका ओवरहेड प्रोजेक्टर के बारे में कि ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या होता है। तो आपको मैं एक इमेज दिखा रही हूँ जिस इमेज से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या होता है। तो डिस्कस कर लेते हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर के बारे में। ओवरहेड प्रोजेक्टर ये एक बहुत ही साधारण यंत्र होता है। इसमें एक बॉक्स होता है जिसमें विद्युत बल्ब वो ठंडा करने का पंखा लगा होता है। आपने जो इमेज देखी उससे आपको थोड़ा सा पता लग गया होगा कि ओवरहेड प्रोजेक्टर होता क्या है। अब उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपने क्या देखा कि ओवरहेड प्रोजेक्टर में एक बॉक्स बना हुआ होता है, और उसमें क्या होता है, उसमें एक विद्युत बल्ब वो ठंडा करने का एक पंखा लगा हुआ होता है। बॉक्स का ऊपर का भाग जो है वो शीशे की प्लेट का बना होता है। बॉक्स पर 3 बल्ब होते हैं। कितने बल्ब होंगे बॉक्स पर? 3 बल्ब होंगे। एक इसे विद्युत से जोड़ता है, दूसरे 2 बटनों में से एक ठंडा करने के पंखे तथा तीसरा रोशनी से जोड़ता है। फिर हम पढ़ेंगे ओवरहेड जो प्रोजेक्टर है वो शिक्षण में काफी सहायक सिद्ध होता है। इसका एक अच्छा उदाहरण है क्योंकि इसका प्रयोग शिक्षक कक्षा में स्वयं कर सकता है। यह एक ऐसा माध्यम है जो प्रयोग करने में काफी आसान होता है, और जो छात्र है वो शिक्षक दोनों के लिए ये लाभकारी होता है। मैं आपको ऐसे डिटेल में बताऊं तो ओवरहेड प्रोजेक्टर की जैसे आपने एक इमेज देखी, जैसे मैंने आपको फोटो दिखाई ओवरहेड प्रोजेक्टर की, ये क्या करता है, ये किसी पर्दे पर या किसी आपकी दीवार पर एक इमेज बना देता है उस चीज की, जिससे आपको शिक्षण में काफी सुविधा होती है और आप बच्चों को एक अच्छे तरीके से शिक्षण को जो भी आप बच्चे को दिखाना चाहते हैं उसको आप अच्छे से समझा पाते हैं, एक रुचि उसमें उत्पन्न हो पाती है। कहाँ पहुंचे थे हम? हाँ, इसका प्रयोग कक्षा में दृश्य सामग्री अथवा ट्रांसपेरेंसीज को पर्दे पर प्रोजेक्ट करने के लिए किया जाता है। मैं फिर से इस लाइन को रिपीट कर रही हूँ। इसका प्रयोग कक्षा में दृश्य सामग्री अथवा ट्रांसपेरेंसीज को पर्दे पर प्रोजेक्ट करने के लिए किया जाता है। शिक्षक छात्रों की ओर पीठ किए बिना पाठ को पढ़ाता है। शिक्षक जो होता है वो छात्रों की तरफ पीठ नहीं करता है, वो छात्रों की तरफ अपना फेस रखता है और छात्रों को पढ़ाता है, और प्रोजेक्टर द्वारा दृश्य सामग्री को प्रदर्शित कर सकता है। अध्यापक जितने देर तक चाहे वह पर्दे पर दृश्य सामग्री को रख सकता है। ओवरहेड प्रोजेक्टर से प्रक्षेपित करने के लिए पाठ्य सामग्री को एक ट्रांसपेरेंसी से लिखा या चित्रित किया जा सकता है। तो अब हम इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी आपके सबसे पहली विशेषता है वो है पहले हम पॉइंट्स को देख लेते हैं। विस्तृत भाग, दर्शकों का चेहरा, रोशनी का कमरा, संचारक के साथ पहचान, हल्का भार, लचीलापन,
व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण और लास्ट आपका आता है गृह निर्मित वस्तुएं। तो ये इसके पॉइंट्स हैं, अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपका पॉइंट आ जाता है विस्तृत भाव। यह एक बहुत ही विस्तृत प्रोजेक्ट इमेज कम से कम दूरी पर प्राप्त की जा सकती है। दूसरा आपका आता है दर्शकों का चेहरा। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो टीचर होगा उसका जो फेस होगा वो किस तरफ होगा, वो स्टूडेंट्स की तरफ होगा, जिससे वो दर्शकों का चेहरा जो है वो देख सकता है। तो यहाँ पे लिखा गया है शिक्षक हमेशा कक्षा की तरफ देख सकता है, वह छात्रों के भावों को उनके चेहरे पर देख सकता है, जो एक टीचर के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है कि वो स्टूडेंट्स के फेसेस को देख सके कि उन्हें समझ आ रही है चीजें या नहीं आ रही है। लास्ट आपका थर्ड आपका आता है रोशनी का कमरा। इस साधन को उपयुक्त रोशनी वाले कमरे में, जहां की शिक्षक दूसरे के भावों को, मतलब कि जो टीचर है वो उसको एक रोशनी वाले कमरे में भी उपयोग कर सकता है और वहां पर जो टीचर है वो छात्रों के जो है वो भावों को अच्छी तरह से देख सकता है। फोर्थ पॉइंट आता है संचारक के साथ पहचान। जब ओवरहेड प्रोजेक्टर में कोई भी शिक्षण या प्रदर्शन का कार्य होता है तो दर्शक और संचारक दोनों एक ही दृष्टि से वस्तुओं को देख सकते हैं। दर्शक कौन हुए? दर्शक हुए छात्र और संचारक कौन हुए? अध्यापक। तो वो दोनों एक ही दृष्टि से वस्तुओं को देख सकते हैं। फिर आपका आता है हल्का भार। तो जो ओवरहेड प्रोजेक्टर है वो काफी हल्का होता है, जिसके कारण हम इसको कहीं भी इसको ले जा सकते हैं। जिस साधन से इसको बहिया बनाया जाता है वह काफी हल्का होता है। सिक्स्थ पॉइंट आता है आपका लचीलापन। यंत्र चलाने वाले की दृष्टि से समन्वय संपूर्ण प्रस्तुतिकरण के साथ बहुत ही लचीला रहता है। शिक्षक संपूर्ण कक्षा को नियंत्रण में रखते हैं तथा एक स्विच को खोल व बंद करके छात्रों की रुचि को बनाए रखते हैं। तो काफी लचीलापन है, सिर्फ एक स्विच से आपको ऑन करना है और आप उसको छात्रों को बता सकते हैं जो भी आप टॉपिक पढ़ाना चाहते हो, और स्विच बंद करके जो है वो आप उसके बारे में छात्रों को स्वयं भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर आता है आपका 7th पॉइंट जो है व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण। इसमें व्यक्तिगत प्रक्रिया संभव है क्योंकि प्रोजेक्शन वस्तुओं को बनाने वाले के अनुसार प्रयोग किया जा सकता है। अब आप अपने अकॉर्डिंग उसको बनाएंगे तो आपको पता है कि कब बच्चों को जो है वो व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण की जो है वो आवश्यकता है, तो वहां पर आप उसको रोककर बच्चों को व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण भी दे सकते हैं। फिर हम पढ़ेंगे लास्ट आपका पॉइंट आता है गृह निर्मित वस्तु। प्रदर्शन वस्तुओं को कम व्यय और कम समय पर प्रभावात्मक रूप में दर्शाया जा सकता है। एक बार जब प्रदर्शिता बन जाती है तो फिर वह स्थायी रहती है। एक बार जब आपने विद्यार्थियों को बता दिया तो वो कैसी रहेगी, वो एक स्थायी चीज रहेगी। अब इसके कुछ लाभ भी हैं जिनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है संचालन सरल व सुगम है। इसको प्रयोग करना काफी सरल व सुगम है। तो आप लिख सकते हैं इसमें कि अध्यापक जो है वो काफी आसानी से इसका कक्ष में प्रयोग कर सकता है। फिर आता है आपका ये कम खर्चीला साधन है। आपने जो लास्ट पॉइंट पढ़ा गृह निर्मित वस्तुएं। घर में तैयार की सामग्री का कम समय में यहाँ पर प्रयोग किया जा सकता है। फिर आता है छात्रों के साथ जो होता है वो सीधा संपर्क होता है। आपने इसके बारे में भी अभी पढ़ा कि छात्रों के साथ सीधा संपर्क कैसे होगा, क्योंकि जो अध्यापक है उसका फेस जो होगा वो स्टूडेंट्स की तरफ होगा, जिससे वो उनके चेहरे के उनके भावों को पढ़ सकता है। फिर आता है आपका न्यूनतम दूरी से पर्दे पर बड़ा बिंब बन सकता है। मीन्स की न्यूनतम दूरी, एक थोड़ी सी दूरी पर कक्षा, आपको पता है कि कक्षा जो है काफी अगर बड़ा नहीं भी है तो भी एक न्यूनतम दूरी से भी पर्दे पर जो है वो एक बड़ा बिंब आपको दिखाई देगा, एक बड़ा दृश्य आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है छात्रों का ध्यान विषय वस्तु पर केंद्रित। इसकी सहायता से अध्यापक क्या कर सकता है, छात्रों का ध्यान जो है वो विषय वस्तु पर केंद्रित कर सकता है, क्योंकि छात्र उसको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और जिससे उसको क्या होगा, रुचि उसमें पैदा होगी। और ये काफी अच्छा एक साधन भी है छात्रों की रुचि को पैदा करने का। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है अध्यापक का ध्यान छात्रों की अनुक्रिया पर। अब अध्यापक छात्रों की तरफ देख सकता है तो वो छात्रों की अनुक्रिया को भी नोट कर सकता है कि छात्रों को समझ आ रहा है या छात्रों को समझ नहीं आ रहा है। अगर छात्रों को समझ नहीं आ रहा है तो व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण भी अध्यापक जो है वो छात्रों को प्रदान कर सकता है। फिर आएगा आपका नेक्स्ट, छात्रों एवं कक्ष की आवश्यकताओं के अनुरूप ओवरहेड प्रोजेक्टर को बंद अथवा चालू भी किया जा सकता है।
ये काफी इजी पॉइंट है और हमने प्रीवियस जो पॉइंट्स पढ़े उनसे आपको ये पॉइंट भी समझ आ गया होगा। फिर आएगा कम भार होने की वजह से आसानी से इधर उधर ले जा सकता है। आपने वहां भी पढ़ा कि ये काफी हल्का भार इसका रहता है। पूर्ण प्रकाश युक्त कक्ष का इसमें जो है वो प्रयोग किया जा सकता है, ताकि इसका एक अध्यापक के लिए सबसे बड़ा जो एडवांटेज आ जाती है कि अध्यापक छात्रों की अनुक्रिया को देख सकता है, कि छात्रों के आप छात्र के चेहरे को देखकर ही समझ सकते हैं कि छात्र को समझ आ रही हैं चीजें या समझ नहीं आ रही हैं चीजें। फिर समय की बचत होती है, क्योंकि कम समय लगता है और आप कम समय में काफी अच्छे से छात्रों को इतना अच्छे से समझा सकते हैं कि वो उस चीज को कभी भी नहीं भूलेंगे। फिर आता है समीपता का एहसास होता है। जब आप किसी भी चीज को अपनी आंखों के सामने देखते हैं तो आपको कैसा एहसास होता है? समीपता का एहसास होता है कि ये चीज तो हमने अपनी आंखों से देखी है या हमने इसको खुद महसूस किया है। फिर आपका पॉइंट आता है छात्रों में रुचि। अब समीपता होगी, छात्र की अनुक्रिया पर अध्यापक का ध्यान होगा, लचीलापन होगा या छात्रों के साथ अध्यापक का सीधा संपर्क होगा, तो छात्रों में अवश्य ही रुचि उत्पन्न हो जाती है। घटनाओं एवं कारखानों की कार्य प्रणाली आदि का आसानी से प्रदर्शन। अब अध्यापक क्या कर सकता है? किसी कारखाने की कार्य प्रणाली, फॉर एग्जाम्पल अध्यापक बता सकता है स्टूडेंट को कि कागज कैसे बन सकता है, और इसके लिए अध्यापक अगर ओवरहेड प्रोजेक्टर का प्रयोग कर रहा है तो वो छात्रों को आसानी से प्रतिबिंब के द्वारा बता सकता है कि इस तरह से जो है वो कारखानों में कागज बन रहा है। अब इसका क्या उपयोग, इसका क्या लाभ होगा अध्यापक के लिए? अध्यापक को, छात्रों को ये लाभ होगा कि उनको कारखाने या फैक्ट्री में नहीं जाना पड़ेगा, पर उनको समझ आ जाएगा ना कि कागज किस प्रकार बनता है। फिर आपका जो लास्ट पॉइंट आता है लाभ का, वो है शिक्षक छात्रों की अनुक्रिया को देख सकता है। ये इसको भी हमने कई बार डिस्कस किया, तो ये भी आपको समझ आ जाएगा। अब हमने लाभ के बारे में तो डिस्कस कर लिया, अब थोड़ी सी सीमाएं के बारे में, सीमाओं के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ओवरहेड प्रोजेक्टर को यूज करते टाइम हमको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है। सभी विद्यालय उपकरण को खरीद नहीं पाते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि कई कारण होते हैं जिनके कारण सभी विद्यालय इस उपकरण को नहीं खरीद पाते हैं। सभी शिक्षक इसका प्रयोग नहीं कर पाते, क्योंकि कुछ ऐसे अध्यापक होते हैं जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली की पर ही सीमित रहना चाहते हैं और नई चीजों के साथ नहीं जुड़ना चाहते हैं। थर्ड पॉइंट आता है विद्युत के बिना प्रयोग संभव नहीं। विद्युत मीन्स बिजली के बिना इसको प्रयोग संभव नहीं। जो फोर्थ पॉइंट है वो भी इससे मेल खाता है। मीन्स शिक्षण के समय अगर बिजली चली जाए तो शिक्षण प्रक्रिया बाधित होगी और अध्यापक को कक्षा को ना चाहते हुए भी कक्षा की प्रक्रिया या क्रिया जो है वो रुक जाएगी। फिफ्थ पॉइंट आता है इसके माध्यम से किसी तथ्य, जानकारी, आंकड़े एवं तस्वीर आदि को अधिक साफ समय तक पर्दे पर रोक कर रखना जो है वो संभव नहीं है। और लास्ट आता है जो आपका ओवरहेड प्रोजेक्टर है उसको क्या है साफ करना थोड़ा सा मुश्किल आ जाता है, जिसके कारण जो है वो इसमें कई बार जो है वो खराबी भी देखने में मिलती है। फिर आता है आपका ट्रांसपेरेंसी मीन्स पारदर्शिता। स्लाइड पारदर्शी, तो ट्रांसपेरेंसी मैं आपको वैसे बता देती हूँ, जैसे अपने ओवरहेड प्रोजेक्टर की जो इमेज देखी उसमें आपने जो बॉक्स है उसके ऊपर एक शीट देखी होगी, तो वो क्या है, वो ट्रांसपेरेंसीज हैं जिनके उपयोग से अध्यापक छात्रों को कक्ष में एक्सप्लेन करता है उन ट्रांसपेरेंसीज पर लिखकर या कोई उपकरण पर रखकर। स्लाइड पारदर्शी फिल्म होती है जिसमें फ्रेम में लगाया जाता है। जब चित्र, नमूना इत्यादि को छात्रों को दिखाना होता है तो उन्हें स्लाइड प्रक्षेपी द्वारा पर्दे पर दिखाया जाता है। यह छोटे पतले शीशे का टुकड़ा भी हो सकता है। यह क्या हो सकता है, छोटे पतले शीशे का टुकड़ा भी हो सकता है। मीन्स ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। प्लास्टिक शीट भी हो सकती है, ये शीशे का जो पतला शीशा होता है उसका एक टुकड़ा भी हो सकता है जिसके द्वारा किसी वस्तु का माइक्रोस्कोप द्वारा दिखाया जाता है। यह स्पष्ट सूक्ष्म छिद्रों द्वारा फिल्म या ट्रांसपेरेंसी पेपर या ग्लास इत्यादि द्वारा बना होता है। मीन्स के ग्लास भी हो सकता है, ट्रांसपेरेंसी पेपर भी हो सकता है। ऑन द सेम पॉइंट छिद्रों युक्त फिल्म भी ये हो सकती है। इसके चारों तरफ उचित रिक्त स्थान रखा जाता है। आपने उस इमेज में भी देखा कि जो ट्रांसपेरेंसी सीट रखी हुई है उस बॉक्स के ऊपर, वहां पर क्या है, वहां पर एक रिक्त स्थान भी रखा गया है। स्लाइड को एक एक करके प्रक्षेप
पर रखा जाता है तथा उसमें से शक्तिशाली रोशनी गुजर जाती है और चित्र, डायग्राम या छवि जो स्लाइड में है वह पर्दे पर दिखाई दे जाता है। फिर हम पढ़ेंगे प्रेपरेशन ऑफ ओवरहेड प्रोजेक्टर ट्रांसपेरेंसीज की। आप इसका जो है वो कैसे प्रिपेयर करेंगे ओवरहेड प्रोजेक्टर की ट्रांसपेरेंसीज को। तो सामग्री का सबसे पहले चयन करना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो सामग्री होगी, ट्रांसपेरेंट पेपर आप यूज कर सकते हैं या ट्रांसलूसेंट पेपर जिसको हम कहेंगे, और ग्लास इत्यादि का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले हमारे पास सामग्री होनी चाहिए कि जिस पर हम जो है छात्रों को एक्सप्लेन करेंगे। फिर आता है आपका रफ खाका। रफ खाका मीन्स रफ लेआउट आपने तैयार कर लेना है कि हमने इस प्रकार से बच्चों को वहां पर वो चीज समझानी है। फिर आपका आता है थर्ड, पारदर्शी कागज लगाना। फिर ट्रेस करना, उस कागज को आपने ट्रेस करना है। और देन आपका आता है रंग, चिन्ह और पैटर्न का आप इसमें जो है वो प्रयोग कर सकते हैं। मीन्स रंगों का या चिन्हों का भी आप इसमें जो है वो प्रयोग कर सकते हैं। फिर हमने ओवरहेड प्रोजेक्टर के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि हार्डवेयर क्या है, देन हमने पढ़ा कि ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या है और उसको हमने डिटेल में एक्सप्लेन कर लिया। फिर हमने ट्रांसपेरेंसीज के बारे में पढ़ा और देन हमने पढ़ा कि प्रेपरेशन ऑफ ओवरहेड प्रोजेक्टर ट्रांसपेरेंसीज। अब हम आपका जो थर्ड पॉइंट है उसके बारे में डिस्कस करना चाहेंगे, जो है स्लाइड प्रोजेक्टर। तो स्टार्ट करते हैं। ये काफी नॉर्मल सा टॉपिक है जो स्लाइड प्रोजेक्टर है और आपको काफी इजिली समझ भी आ जाएगा। स्लाइड प्रोजेक्टर की भी मैं आपको एक इमेज दिखा दूंगी जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। स्लाइड प्रोजेक्टर का प्रयोग शिक्षण प्रक्रिया में दृश्य सहायक साधन के रूप में जो है वो प्रयुक्त किया जाता है। स्लाइड प्रोजेक्टर ऐसा होता है जिसको हम दृश्य श्रव्य साधन मीन्स जिसके द्वारा हम छात्रों को चित्रों को दिखा भी सकते हैं और छात्र उस एक्सप्लेनेशन को सुन भी सकते हैं। उसको कहेंगे दृश्य सहायक सामग्री, श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री। या पारदर्शी स्लाइडों को दीवार अथवा पर्दे पर दिखाने के काम आता है, क्योंकि यह स्लाइडों का प्रक्षेपण करता है, इसलिए इसे स्लाइड प्रोजेक्टर जो है कहा जाता है। जब कोई आकृति बहुत छोटी हो और उसे समूची कक्षा को साफ रूप से दिखाने की आवश्यकता हो तो उस छोटी आकृति को पारदर्शी स्लाइड द्वारा जो है तैयार की जाती है। मीन्स कि अगर क्लास काफी बड़ी है, जो चीज है आपने बच्चों को बतानी है, फॉर एग्जाम्पल आपने ग्लोब के बारे में बच्चों को बताना है और वो काफी छोटा है और आप उसको पूरी कक्षा को नहीं दिखा पाते हैं, तो उस वक्त आपके जो उपयोग में आएगा वो आएगा स्लाइड प्रोजेक्टर। स्लाइड प्रोजेक्टर की सहायता से आप उस दृश्य को, उस चित्र को पूरी क्लास में दिखा पाएंगे, पूरी कक्षा में दिखा पाएंगे। संरचना के बारे में पढ़ लेते हैं। 5 पॉइंट्स आते हैं आपके संरचना के बारे में। तो जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो है आपका प्रोजेक्टर लैंप। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा आपका आता है कनकेव मिरर। थर्ड आता है आपका कंडेंस्ड लेंस। फोर्थ आपका आता है स्लाइड कैरियर और फिफ्थ आता है आपका ऑब्जेक्टिव लेंस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टर लैंप के बारे में कि प्रोजेक्टर लैंप क्या होता है। प्रकाश का स्रोत अर्थात यह एक विशिष्ट दिशा में प्रकाश को केंद्रित करने के लिए एक अंतर्निर्मित परिवर्तक का उपयोग करते हैं। मीन्स प्रोजेक्टर लैंप क्या होता है कि ये एक दिशा में जो है वो प्रकाश लेकर जाता है जहां पर आपकी जो है वो स्लाइड शो होगी। फिर आता है आपका कनकेव मिरर। कनकेव मिरर तो आप सभी को पता होता है, वैसे मैं बता देती हूँ। अवतल लेंस इसको हिंदी में कहा जाता है। यह किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब दिखाने में प्रयोग किया जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब का अर्थ होता है कि जैसे कोई चीज है उसको उसी रूप में दिखाना। थर्ड आपका आता है कंडेंस्ड लेंस के बारे में। तो कंडेंस लेंस, इनका उद्देश्य प्रकाश किरणों को एक सीधे पथ से में संरेखित करना है। मीन्स कि एक स्पष्ट छवि जो है वो दिखानी है कंसीडर लेंस के द्वारा, कंडेंस्ड लेंस के द्वारा एक स्पष्ट छवि दिखाने का काम करते हैं। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है स्लाइड कैरियर। स्लाइड कैरियर, स्लाइड एक साथ लगा देते हैं। मीन्स कि जो स्लाइड कैरियर होते हैं वो जो भी आपने फॉर एग्जांपल बताना है, पहले आपने बताया मानचित्र के बारे में, फिर आप बताना चाहते हैं उनको कि बिलासपुर के बारे में, फॉर एग्जांपल आप उनको बताना चाहते हैं, या चंबा या कुल्लू या हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो सबसे पहले आप क्या बताएंगे, सबसे पहले आप भारत का नक्शा उनको दिखाएंगे, फिर उसके बाद आप उनको हिमाचल का नक्शा बताएंगे। और जब आप उस पेज को पलटेंगे तो वो क्या होगा, वहां पर यूज होगा स्लाइड कैरियर, उसको कहा जाएगा स्लाइड कैरियर।
फिर आपका आता है ऑब्जेक्टिव लेंस। तो छवि को बड़ा करते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करते हैं, छवि को बड़ा करते हैं, किसी प्रतिबिंब को बड़ा करते हैं। तो ये हमने पढ़ी स्लाइड प्रोजेक्टर की संरचना के बारे में। अब हम पढ़ेंगे 5 पॉइंट्स हमने इसके डिस्कस किए। अब हम पढ़ेंगे इसकी विशेषताओं के बारे में कि स्लाइड प्रोजेक्टर की क्या विशेषताएं होती हैं। तो इसके आपको 13 पॉइंट्स मैंने बताए हैं और ये काफी आसान भी है। ले जाने में सुगम, मीन्स एक बॉक्स जैसा होता है और ले जाने में काफी सुगम मीन्स के आसान होता है और काफी हल्का भी होता है। विषय के स्पष्टीकरण में आसानी होती है क्योंकि आप छात्रों को उस चीज को, प्रतिबिंब को एक अच्छे से दिखा पाते हैं और अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाते हैं। थर्ड आता है आपका प्रयोग में सुगम होता है ये। फोर्थ पॉइंट आता है पर्दे पर चित्र दिखाई दे रहा है। समय की बचत होती है, अध्यापक की शैक्षिक सूचना मिलती है, अभिप्रेरक शक्ति मीन्स के छात्र और ज्यादा मोटिवेट होते हैं उस चीज के बारे में कि ये चीज है तो है क्या और हम इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं। फिर आता है आपका प्रज्वलनशील नहीं, और 9th पॉइंट आता है महंगा नहीं। 10th पॉइंट आता है ये कॉमन नहीं होता है, इसके आसानी से ये नहीं टूटता है। 11th पॉइंट आता है स्क्रीन पर एक चमकीली एवं बड़ी आकृति इसके द्वारा दिखाई देती है। फिर आता है 12th पॉइंट बड़ी कक्षाओं में इसका प्रयोग किया जा सकता है। मैंने आपको पहले भी उदाहरण दिया कि अगर कोई ग्लोब है और आपके जो कक्षा है वो काफी बड़ी है, मीन्स उसमें काफी ज्यादा बच्चे हैं और आप उसको नहीं बता पा रहे हैं बच्चे को क्योंकि वो काफी छोटा है आपके पास, तो आप अगर इनका प्रयोग कर रहे हैं, स्लाइड प्रोजेक्टर का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप उसको छात्रों को आसानी से दिखा पाएंगे बड़ा कर। और लास्ट आपका आता है कि छात्रों का ये ध्यान केंद्रित करता है। फिर हम पढ़ेंगे स्टेप टू यूज कि हम कैसे इसको यूज करते हैं स्लाइड प्रोजेक्टर को। तो सबसे पहला आता है बिकम फैमिलियर विद द मशीन। तो सबसे पहले हमें जो मशीन है उसका उपयोग करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, या जो मशीन है उसका उपयोग हमको सही तरीके से पता होना चाहिए। तो यही आपने लिखना है इसमें, बिकम फैमिलियर विद द मशीन। दूसरा आता है सेट अप द व्यूइंग एरिया, मीन्स की आपने उस स्क्रीन को या उस प्रोजेक्टर को किसी मेज पर जहां भी रखना है आपने वहां पर उसको रख देना है, सेटअप कर देना है कि आप कैसे पढ़ाएंगे। कई बार होता है वो ये स्लाइड प्रोजेक्टर दीवार पर भी फिक्स होते हैं और समटाइम जो है उनको मेज पर रखा जाता है। फिर आपका आता है गैदर द स्लाइड, मीन्स की जो सभी स्लाइड्स हैं उनको इकट्ठा कर लेना है आपने। फिर आता है प्रिपेयर द मशीन, मशीन को प्रिपेयर करना है। और लास्ट आपका आता है एंजॉय द स्लाइड शो, कि जो स्लाइड शो है आपने उसको एंजॉय करना है। तो अभी हमने स्लाइड शो के बारे में स्टेप्स टू यूज पढ़े, उसके क्या हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। अब हम कुछ सावधानियां भी पढ़ लेंगे, 4 ही इसके पॉइंट्स हैं। विचार विमर्श, फिर आपका आता है प्रोत्साहन, पृष्ठभूमि में इसकी बैकग्राउंड का ध्यान रखना पड़ता है और साथ साथ में इसकी व्याख्या भी करनी पड़ती है ताकि छात्रों को किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। छात्रों के साथ समय पर विचार विमर्श करना पड़ता है, उनके जो है वह फीडबैक लेने पड़ते हैं। फिर आपका आता है प्रोत्साहन, छात्रों को प्रोत्साहित करना पड़ता है समय पर। तो हमने अभी पढ़ा स्लाइड प्रोजेक्टर के बारे में। अब आपका लास्ट टॉपिक आ जाता है ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में डिटेल में। वे साधन हैं जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं और कानों से उनसे संबंधित ध्वनि सुन सकते हैं, या वे प्रक्रिया जिनमें दृश्य तथा श्रव्य इंद्रिय सक्रिय होकर भाग लेती है। एक परिभाषा है डेट के अनुसार श्रव्य दृश्य सामग्री वह सामग्री है जो कक्षा में या अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित या बोली गई पाठ्य सामग्री के समझने में जो है वो सहायता प्रदान करती है। अब हम इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आपने पहले भी इसके बारे में डिटेल में पढ़ा होगा, प्रीवियस जो सेमेस्टर रहे होंगे, तो हम सिर्फ और सिर्फ पॉइंट आपको बताएंगे और आपने इनके बारे में पहले पढ़ा होगा डिटेल में। बालक की पाठ के प्रति रुचि पहला पॉइंट आता है। दूसरा पॉइंट आता है क्रियाशील बनाता है। फिर थर्ड आता है तीव्र व मंद बुद्धि दोनों तरह के बालकों के लिए उपयोगी। फोर्थ पॉइंट आता है पाठ्य सामग्री को सरल, स्पष्ट तथा बोधगम्य बनाने में सहायक। फिफ्थ पॉइंट आता है निरीक्षण शक्ति का विकास करता है।
सिक्स्थ आता है कि ये छात्र केंद्रित होते हैं। सेवंथ आता है विषय जटिल की अपेक्षा जो है वो सरल दिखाई देता है। फिर आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षण अधिगम आकर्षक बनता है, समय की बचत होती है, छात्रों की भाषा संबंधी जो समस्या है उनको दूर करता है, वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप से जो है वो छात्र देख सकते हैं, विभिन्न प्रकार की विधियों का इसमें प्रयोग होता है। और लास्ट आपका पॉइंट आता है विचारों में प्रभावात्मकता, मीन्स जो भी छात्र के विचार हो गए उनमें जो है प्रभावात्मकता मीन्स एक फ्लो से जो है वो उनमें भी परिवर्तन आएगा, या छात्र उनको अच्छे से जो है वो स्वयं को प्रदर्शित कर सकता है। फिर हम पढ़ेंगे लास्ट आपका आ जाता है कि प्रकार कि ये कितने प्रकार के हैं। तो सबसे पहले आपका आता है डिजिटल ऑडियो रिकॉर्डर, फिर आता है आपका रेडियो, ग्रामोफोन, वेब कैमरा, फिल्म प्रोजेक्टर, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा। आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है 8th टैबलेट, और 9th पॉइंट आता है डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। मैं फिर से बता देती हूँ आपको, आप उनके बारे में सुना ही होगा थोड़ा थोड़ा। सबसे पहले आपका आता है डिजिटल ऑडियो रिकॉर्डर, फिर आपका आता है रेडियो, रेडियो तो हम सभी को पता है, ग्रामोफोन के बारे में हम जानते हैं, वेब कैमरा, फिर आपका आता है फिल्म प्रोजेक्टर, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा, टैबलेट एंड डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। तो इसके हम सबसे लाभ देख लेते हैं। संजीवता का अनुभव होता है छात्र को, शिक्षण में उपयोगी, छात्र शिक्षकों को पृष्ठ पोषण कर पाता है, मीन्स फीडबैक दे पाता है, और ऑन द सेम टाइम जो स्टूडेंट है वो भी जो टीचर है वो भी स्टूडेंट को फीडबैक दे पाते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है पाठ्य और पाठ्यंतर क्रियाकलापों को रिकॉर्ड कर पाता है, और फिफ्थ पॉइंट आता है शिक्षण अधिगम संस्थानों को शुभ लाभ के लिए इकट्ठा करना। तो ये था हमारा टॉपिक B.Ed 4th सेम का ICT इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का यूनिट नंबर 2 का टॉपिक नंबर 1। अगर आपके लिए वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रहती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।